नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी की एक नई चोरी को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी के स्कूलों के काम का टेंडर एक ऐसे एनजीओ को दे दिया जिसका न तो कोई नामो निशान मौजूद है और न ही वो फंड इकट्ठा करने में सक्षम है। उस पर बीजेपी ने एमसीडी के अधिकारियों को फंड जमा करने का आदेश दे दिया, जबकि ऐसे कामों के लिए एनजीओ खुद फंड इकट्ठा करता है। ये सारा काम छुपकर हो रहा था, लेकिन जब एक दुकानदार ने एमसीडी के अधिकारियों को फंड देने से मना किया तो उन लोगों ने दुकान को सील करने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के कई नए तरीके इजाद किए। मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत सारे चोरों ने सीखा कि बीजेपी एमसीडी में चोरी कितने अनुभव तरीके से निकालती है, लेकिन अब उन्होंने चोरी का नया तरीका निकाला है और मुझे लगता है कि दुनिया में अपने प्रकार का ये पहला चोरी का तरीका होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, एमसीडी में बीजेपी काबिज से पिछले लंबे समय से, और अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि स्कूलों को, जो एनजीओ को स्कूलों का टेंडर दिया गया था, उसमें गड़बड़ी की गई है। क्या कुछ है जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के या निगम के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाती नजर आ रही थी और लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर खुलासे भी किए जा रहे थे कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एमसीडी के अंदर कह सकते हैं टेंडर दिए जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं ऐसी एनजीओ को दिए जा रहे हैं जो भाजपा की खुद की है। और अब जो उजागर किया गया है, कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई दुर्गेश पाठक के द्वारा, दुर्गेश पाठक ने फिर से कह सकते हैं भाजपा शासित जो निगम है उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया और यह तक कि ये भी कहा है कि एक एनजीओ है जिसका नामो निशान नहीं है और वो एनजीओ जो है वो सक्षम नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी वो अशोक बिहार से है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने सबूत पेश किए और लगातार ये भी कहा गया कि भाजपा जो है वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है और यहाँ तक कि जो एनजीओ धरातल पर नहीं है या फिर सक्षम नहीं है उनको इस तरीके के टेंडर क्यों दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें स्कूलों को, जो निगम के अंदर जो स्कूल आते हैं उनको लेकर एक टेंडर जरूर जारी किया गया जिसके अंदर धरातल की बात करें, जिस तरीके से ग्राउंड की बात करें या फिर कहें कि स्मार्ट क्लासेस को बनाने के लेकर एनजीओ को काम दिए जाते हैं, वो एनजीओ अपने लेवल पर फंड इकट्ठा करती है। मगर यहाँ पर भाजपा के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, दुकानदारों से फंड इकट्ठा चोरी छुपे लिया जा रहा है और जिसका खुलासा जो है कि दुकानदार ने ही किया है कि लगातार उनसे फंड मांगा जा रहा था, उन्होंने जिस तरीके से फंड के लिए मना किया है और भाजपा उनकी दुकान तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं और लगातार उसको सील करने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक बार बार सबूत पेश कर रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि हमने 100 से ज्यादा भाजपा की जो कहते हैं भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है, मगर भाजपा जो है वो अभी भी सबक नहीं ले रही है और जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं। मगर भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं कैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी जो है जनता को गुमराह कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी जो है भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वो जनता बिल्कुल समझती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यही लगता है जनता को कि दोनों ही तरफों से उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। जी फिलहाल जिस तरीके से दोनों तरफ से जनता को गुमराह करने की ये बात है राजीव, इसमें देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर भी गुमराह होती जा रही है। जहां कहा जा रहा है कि स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, बीजेपी कहती है कि हमने स्कूलों की स्थिति बेहतर की, लेकिन जिस तरीके से ये अब आरोप निकलकर सामने आए, ये वाकई साफ करते हैं कि स्कूलों की स्थिति किस तरीके से बेहतर हो रही है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के स्कूलों की या फिर क्या है निगम के द्वारा जो स्कूल हैं, उनकी बात करें तो दोनों ही तरफ़ों पे कहीं न कहीं बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। निगम कहता है कि हमने दिल्ली के जो नगर निगम के स्कूल हैं, उनको बेहतर किया है, शिक्षा बेहतर की है। मगर आम आदमी पार्टी इन्हीं स्कूलों को लेकर कहीं न कहीं आरोप लगाती नज़र आती है। मगर वहाँ बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की और दिल्ली सरकार कहती है कि हमने स्कूलों को बहुत ज़्यादा दिल्ली की सरकार के जो अधीन स्कूल हैं, उनको बेहतर किया है, शिक्षा को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, तो वहीं भाजपा भी इन्हीं स्कूलों को लेकर आरोप लगाती है। भाजपा के द्वारा पिछले कुछ दिनों के अंदर भी ये कहा गया था कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, जिनको दिल्ली जो रोल मॉडल के तौर पर दिखाया जा रहा है, ये भाजपा के द्वारा ही बनाए गए थे और कहीं न कहीं भाजपा शासन के अंदर ही इस तरीके के कार्य किए गए थे, जिसको आम आदमी पार्टी जो है वो अपना ठप्पा लगाती हुई नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, उससे कहीं न कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्कूलों को बेहतर करने की, बिल्कुल स्कूलों को बेहतर 2-4 स्कूलों को ही किया जा रहा है, मगर पूरी दिल्ली के जो स्कूल हैं, उनको बेहतर नहीं किया जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता जो है वो परेशान होती नज़र आ रही है। जी। राजीव, फिलहाल जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं बीजेपी पर, ये आरोप जो है वो राजनीतिक है या वाकई जमीनी हकीकत में ये चीजें देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ज़मीनी हकीकत की कि जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कल एनजीओ को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं कि उसके सबूत पेश किए गए कि लगातार इस तरीके की एनजीओ धरातल पर नहीं है और अगर अगर है भी तो उसका जो फंड करने का जो इकट्ठा करने का तरीका है, वो नहीं है, वो इतनी सक्षम नहीं है और यहाँ तक कि वो एनजीओ जो है, वो अशोक विहार से बताई जा रही है रजिस्ट्रेशन है। मगर यहाँ पर बात करें एनजीओ की, तो वो एनजीओ की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया है, जिसको स्कूलों के लिए टेंडर दिया गया है। ना ही भाजपा की तरफ से उस एनजीओ का नाम दिया जा रहा है और ना ही ये कहा जा रहा है कि हमने किस स्कूल की काम के लिए किस एनजीओ को काम दिया गया है, किसको टेंडर दिया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि निगम के चुनाव को लेकर ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर स्कूलों को बेहतर करने की बात की जाए, निगम के स्कूल हो या फिर दिल्ली सरकारी स्कूल हो, दोनों ही स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा निगम दिल्ली सरकार के स्कूलों पर आरोप लगा रही है और दिल्ली सरकार जो है वो निगम के स्कूलों पर आरोप लगा रही है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता परेशान है और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों तरफों से भ्रष्टाचार किसकी तरफ से किया जा रहा है। जी। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में राज्य प्रमुख के पद के लिए दलित या ब्राह्मण चेहरे की तलाश कर रही है। साथ ही कई विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हाल ही के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में राज्य प्रमुख के पद के लिए दलित या ब्राह्मण चेहरा चाहती है। इसके साथ आपको बता दें कि 403 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी केवल 2 सीटें जीती थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पास सीमित विकल्प है। दलित चेहरे की ओर अगर रुख करें तो पीएल पुनिया हैं, जो छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी है, जबकि ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रमोद तिवारी है, लेकिन उनकी बेटी आराधना मिश्रा विधायक दल की नेता है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव बुरे तरीके से हार गई थी और उसे केवल 2% वोट मिले, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अब सक्रिय रहेगी, क्योंकि अब जनता चाहती है कि और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। ऐसे में कांग्रेस का दायरा बढ़ेगा। अगला चुनाव लोकसभा का होगा, जहां कांग्रेस खुद को सीधे बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा करेगी। पार्टी कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी, जिसमें से एक चेहरा अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 25 अप्रैल को सीतापुर जेल में सपा नेता मोहम्मद आजम खान से भी मुलाकात की थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अब खुद को सक्रिय रखने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने बुरे तरीके से हार दर्ज की, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और इन्हीं लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश और बाकी तमाम राज्यों में अब पूरे तरीके से सक्रिय रहेगी, क्योंकि जनता अब जानती है कि बहुजन बसपा और सपा दोनों जो है वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है। इसलिए कांग्रेस का दायरा इस दौरान बढ़ता नजर आएगा और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो अब सक्रिय रहने का फैसला कांग्रेस ने किया। इसी के साथ आपको बता दें कि सक्रियता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रमुख को भी उत्तर प्रदेश में जल्द ही नियुक्त करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो दलित या ब्राह्मण चेहरे की तलाश में है।
दलित चेहरे की बात करें तो पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ से पार्टी प्रभारी है उनको नियुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरा भी है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास ब्राह्मण चेहरा भी है, लेकिन उनकी बेटी आराधना मिश्रा जो है वो विधायक दल की नेता है, इसलिए फिर से परिवारवाद के आरोप कहीं एक बार फिर से ना लगे कांग्रेस पर। इसी वजह से कांग्रेस अब उन्हें ये पद नहीं देना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस जो है अब अलग चेहरे की तलाश में है। इसी के साथ पार्टी का दायरा जब बढ़ेगा तो बात ये भी सामने आ रही है कि एक जो पद है वो अल्पसंख्यक समुदाय से भी अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाएगा, और इसीलिए कांग्रेस ने हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा के सबसे नज़दीकी जो है उन्होंने सपा नेता आजम खान से मुलाकात की थी। आजम खान बता दें आपको सपा से बागी इस समय चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी के करीबियों ने आजम खान से मुलाकात की। बता दें कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरीके से हार दर्ज की, उस हार के बाद कांग्रेस जो है वो अब धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही है। हार से सीख लेने के बाद कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से पार्टी को संजीवनी दी जाए और पार्टी एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, और उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा प्रदेश है जहां से राजनीति का विकास होता है और राजनीति निकलती है। इसी वजह से अब वहां से कांग्रेस जो है वो अब अपनी पार्टी को एक बार फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस एक बार फिर से खुद को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस अब लगातार खुद को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, उसमें अब कांग्रेस को दो नए चेहरों की तलाश है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 2022 का चुनाव को जो हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष से अजय कुमार लल्लू के हार हार के बाद उनको इस्तीफा पार्टी ने मांगा था, और अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा भी दे दिया था। और साफ तौर पर कहा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो शर्मनाक हार हुई है, उस हार में के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे अजय कुमार लल्लू, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया था। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने वाला प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ब्राह्मण और दलित चेहरे का इंतजार कर रही है, और कहीं ना कहीं उसको खोजने में लगी हुई है। पीएल पुनिया की बात की जाए तो पार्टी में बड़े नेता भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनको भी रखने की बात कही जा रही है। तो वहीं और बात की जाती क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रमोद तिवारी को और उनकी बेटी आराधना मिश्रा जो है उन्होंने भी की वो नेता विधानमंडल दल भी रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से इंतजार कर रही है, और दलित और ब्राह्मण चेहरे के
में उसके प्रदेश अध्यक्ष को बनाने के रूप में। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने रविवार को बठिंडा से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 नजदीकी साथियों को गिरफ्तार किया है और उनको गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता दर्ज की गई। गिरफ्तार किए मुलजिम की पहचान लवप्रीत सिंह उर्फ सचिन, हिम्मतवीर सिंह गिल और बलकरण सिंह उर्फ विक्की के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके पास से 30 कैलिबर पिस्तौल, 2 32 कैलिबर के पिस्तौल समेत 20 कारतूस और एक सफेद रंग की i20 कार भी बरामद की है। गौर हो कि पंजाब सरकार ने हाल ही में गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डीजीपी पंजाब वीके भावरा की निगरानी में एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व वाली एक एजीटीएफ का गठन किया है और इस संबंधी जानकारी देते हुए डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर बठिंडा से एजीटीएफ की टीम ने 3 मुलजिमों को काबू किया जो कि मालवा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यापारी से पैसे वसूलने के लिए उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों की गिरफ्तारी से एक सनसनीखेज वारदात टालने में कामयाबी मिली है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ NCR ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈਗੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਸਚਿਨ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਹਿੰਮਤਵੀਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬਲਕਰਨ ਏਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ। जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल एजीटीएफ की टीम ने जिस तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल की उसमें 3 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गैंगस्टर है ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही बताए जा रहे हैं। ये जो बड़ी सफलता है ये आगे किस तरीके से जो पुलिस है उसको कामयाबी हासिल करवा सकती है? जी मुस्कान, देखिए अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है। अभी जो ये 3 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, देखिए कि जो कैनेडियन पुलिस गैंगस्टर है, अगर हम कहें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, इनके साथ मिलकर ये काम करते थे। पंजाब में इनका काम ये था कि जो दिल्ली में गैंगस्टर्स थे वो जो पंजाब आते थे उनको पंजाब में हाइड आउट मुहैया कराते थे। तो वहीं पर ही पंजाब में ही अगर हम कहें कि लॉरेंस बिश्नोई के अंदर ये पंजाब में दूसरे राज्यों, चाहे वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, आसपास के राज्यों से पंजाब के गैंगस्टर्स के लिए हथियार बरामद कराते हैं। साथ ही दिल्ली में इनका ड्रग्स का भी कारोबार था, मतलब यहाँ पंजाब से दिल्ली में ड्रग सप्लाई करते थे और गैंगस्टर्स को हाइड आउट प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे में अगर हम कहें कि इन तीनों का पकड़ा जाना पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स के ऊपर एक बड़ा वार है, क्योंकि ये 3 वो गैंगस्टर्स हैं जो बाकी सभी गैंगस्टर्स को, जो भगौड़े हैं जो भागकर दूसरे राज्यों से यहाँ के, उनको हाइड आउट प्रोवाइड करते थे, उनको बिल्कुल। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अमित हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। बात तो चंडीगढ़ की कर रहे थे, जहां पर एजेएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अमित, जिस तरीके से एजीटीएफ की टीम को ये बड़ी सफलता मिली, इसमें कहा जा सकता है कि टीम तो पूरे तरीके से काम कर रही है। भगवंत मान की सरकार का भी इसमें सीधे तौर पर हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से आते गैंगस्टर्स को लेकर उन्होंने एक संजीदगी दिखाई है उनको पकड़ने के लिए, उसी तरीके से टीम ने कामयाबी भी हासिल की। जी वो देखिए, पंजाब में गैंगस्टर कल्चर काफी प्रेवलेंट है। अगर हम कहें कि पंजाब में से हम नशे की बात कर लेते हैं, हथियार के जो भी एलिमेंट फैक्टर्स की बात कर लें, तो उसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स बीच में आते रहते हैं। चाहे पंजाब में मॉल खराब करने के लिए पंजाब में जो गैंग फाइट होती थी, या पंजाब में जितने भी इंसिडेंट होते हैं फायरिंग के, तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स इन्वॉल्व होते थे। और इस चीज को मान सरकार ने प्रायोरिटी में लिया था। आते ही उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने शुरू से ही काम करना शुरू कर दिया। लगातार ही गैंगस्टर्स को पकड़ा जा रहा है। अगर हम दूसरी भी एग्जाम्पल लेते हैं, लवली सिंह का ले लें या बलकार का ले लें, इन सभी का काम क्या था? अगर हम बात करें तो ये लोग सीधे, अगर हम कहें कि जो कैनेडियन बेस्ड गैंगस्टर है गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर जो गैंगस्टर्स भगौड़े हैं, जो दिल्ली के गैंगस्टर्स भगौड़े, उनको हाइडआउट प्रोवाइड करते थे। तो आप ये समझिए, हाइडआउट प्रोवाइड वो एक किसी पर्टिकुलर गैंग का नहीं, हर एक व्यक्ति जो इनके, हर एक गैंगस्टर जो इनके कांटेक्ट में था, उनको हाइडआउट प्रोवाइड किया जाता था। तो इनके पकड़े जाने से उन सभी गैंगस्टर को, जो वांटेड गैंगस्टर जिनको हाइडआउट इन तीनों ने प्रोवाइड किया था, उनका पर्चा खुल सकता है पुलिस के हाथ। और अन्य गैंगस्टर्स का पता लगे जो पंजाब में छुपे हो सकते हैं, जो बाकी राज्यों में वांटेड हो और यहाँ पे पंजाब में आके छुपे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इसी के अलावा इस साथ एक और बात बता दें कि ये जो 3 गैंगस्टर्स थे पंजाब में ही बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करने वाले थे। उस चीज को भी अगर हम कहें, पुलिस ने समय रहते काम करके उनको कैप्चर करके एक बड़ा इंसिडेंट वहां पर भी रोका है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ, उसके बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पंजाब में ऐसे बड़े इंसिडेंट्स थे, उनके ऊपर धीरे धीरे नकेल कसनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे कदम समय बीतेगा तो वैसे ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। पर अभी के लिए हम ये 3 लोगों की गिरफ्तारी बड़ा, अगर हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट उनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से ये अचीवमेंट मिली है पुलिस को, एजीटीएफ की टीम को, अब कहा जा सकता है कि ये जो 3 गैंगस्टर पकड़े गए हैं, ये आगे भी और कई खुलासे कर सकते हैं। क्या अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? ये अभी तक कोई ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। पर हाँ, जैसे हमें जानकारी दी गई है कि ये हाइडआउट प्रोवाइड करते थे, तीनों गैंगस्टर्स हाइडआउट प्रोवाइड करते थे, यहाँ से दिल्ली और आसपास के राज्यों में ड्रग सप्लाई करते थे, साथ ही साथ हथियार भी, इलीगल हथियार भी लेके आते थे। तो अगर तीनों पहलुओं पर ये पंजाब पुलिस काम करती है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सिर्फ गैंगस्टर जिनको हाइडआउट प्रोवाइड किए गए, उनके ठिकाने पता चलने से एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये सभी गैंगस्टर पंजाब के अंदर छुपे हुए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम तो यही होगा अगर इन सभी गैंगस्टर से ये डिस्क्लोज करवा दिया जाए कि पंजाब में बाकी कौन से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर छुपे हुए हैं। तो एक कदम तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी पंजाब पुलिस की, अगर ये डिस्क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा हुई। महाराष्ट्र दिवस की राज ठाकरे की सभा पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर की नजरें टिकी थी। मुंबई और ठाणे के बाद राज ठाकरे की ये तीसरी बड़ी सभा थी। ठाणे की सभा में राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर रमजान के खत्म होने और ईद के बाद तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस कार्यकर्ता जगह जगह मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अल्टीमेटम खत्म होने के 2 दिनों पहले राज ठाकरे ने अपने औरंगाबाद की सभा में भी ये मुद्दा पूरी ताकत के साथ उठाया। राज ठाकरे ने अपने मुंबई की सभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना पर निशाना साधा था। ठाकरे की सभा में शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी पर निशाना साधा गया। औरंगाबाद की सभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर से शरद पवार को निशाने पर लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से राज ठाकरे ने शिवसेना और ठाकरे सरकार पर पूरे तरीके से हमला बोला है, ये जो हमला है एक बार फिर से लाउड स्पीकर्स को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जिस तरह से औरंगाबाद में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जोर दिया है, उसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में
शिवसेना की सियासत बिल्कुल हिल गई है। लिहाजा महाराष्ट्र में शिवसेना पूरी तरह से अब मुस्तैद है कि किस तरह से मनसे से निपटा जाए, क्योंकि मनसे ने 3 तारीख का अल्टीमेटम जो दिया था उस पे जोर देते हुए कहा है कि 3 तारीख के बाद अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो सभी मस्जिदों के बाहर 4 तारीख को ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। यह पूरा मामला न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश के सभी हिस्सों में कहा गया है। यानी कि अब लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है बिल्कुल गर्मा सा गया है। लिहाजा मुंबई में महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है कि किस तरह से आपसी सौहार्द बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद से माना जा रहा है कि मनसे के कार्यकर्ता जो है कहीं न कहीं दंगा फसाद जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मनसे के कार्यकर्ता दंगा फसाद करने की कोशिश कर सकते हैं, और क्योंकि त्योहार भी नजदीक है, अक्षय तृतीया भी नजदीक है और ईद भी उसी दिन मनाई जा रही है, अलग अलग त्योहार हैं। इस दौरान इस तरीके से जब ऐसे मामले जब राजनीति से सामने आएंगे तो आखिर कैसे जो महाराष्ट्र की सरकार है वो पूरे मामलों को सुधारने के लिए, पूरे मामलों से बचने के लिए कोशिशें कर रही है? देखिए, मामला यह राजनीतिक है। हालांकि राज ठाकरे कहते हैं कि यह धार्मिक मामला नहीं है, यह सामाजिक मामला है लाउड स्पीकर। अब ऐसे में जब ये सामाजिक मामला है तो आपसी भाईचारे के साथ मिटाया जा सकता है, लेकिन उनका सीधे तौर पे आरोप है कि मस्जिद और मंदिर दोनों धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर निकाले जाए। अगर लाउड स्पीकर नहीं निकाले जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता देश में घूम घूम कर हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसको लेकर एक तो आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, दंगे हो सकते हैं। दूसरी बात, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी शख्स दंगा भड़काने या आपसी भाईचारा को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के पास महज 1 दिन का वक्त है। आज का वक्त होने के बाद कल ईद मनाई जाएगी शायद। इसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सख्ते में है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जरूर बयानबाजी की गई है कि राज ठाकरे डुप्लीकेट हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, वह डुप्लीकेट हिंदुत्व को नहीं मानते। लिहाजा राज ठाकरे ने जमकर की। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी डाटाबेस संस्था CMIE रिपोर्ट में हिमाचल में बेरोजगारी दर बढ़ाई दिखाई गई है। हिमाचल देश के टॉप 6 में पहुंचा है। इसको लेकर कांग्रेस ने जयराम सरकार पर निशाना साधा और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल बेरोजगारी दर में देश भर में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 14% पहुंच गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल में बेरोजगारी की फौज हर साल बढ़ रही है। प्रदेश में 11 लाख बेरोजगार है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार को आगाह करती आई थी, लेकिन ये सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाई है। देश में पहले ही महंगाई से लोग परेशान हैं और अब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बेरोजगारी दर बढ़ी गई है और हिमाचल छोटे नंबर पर पहुंचा है, क्या कुछ अहम जानकारी? जो बेरोजगारी दर है हिमाचल की वो 14% पर पहुंच गई है और जो ऑफिशियल जो आंकड़ा है रोजगार कार्यालय की हम बात करें तो 9.25 लाख के करीब बेरोजगार लोगों का जो आंकड़ा वहां दर्ज है। लेकिन उसके अलावा अगर बाहर की बात करें तो 11 से 14 लाख के करीब बेरोजगारों की एक बड़ी फौज हिमाचल के पास इस वक्त है।
इसी पर जो है कांग्रेस ने जो निशाना साधा है भाजपा सरकार पर। उनका कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, कोविड के दौरान की बात करें, तो बहुत सारे उद्योग है हिमाचल में जो बंद हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों से या अन्य देशों से जो रोजगार कर रहे थे या अपनी अपनी आजीविका कमा रहे थे, वो हिमाचल लौटे हैं। ऐसे लोगों को जो है रोजगार देना हिमाचल सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हालांकि जयराम सरकार का कहना है कि इतनी बड़े बेरोजगारी जो लोग हैं उनको सभी को रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसके लिए लोग खुद भी कोशिश करें और जो सरकार जो विभिन्न योजनाएं चला रही है उसके द्वारा जो है जो खुद स्वयं से की जो वो है रोजगार है वो खुद खड़ा करने का एक प्रयास करें। तो इस पर जो है कांग्रेस पिछली बार भी जो अगर हम देखें तो जो बेरोजगारी का जो एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल में, इसको लेकर विभिन्न जो नेता हैं वो एक रोड शो भी करते रहे हैं या एक यात्रा भी करते रहे, बेरोजगारी यात्रा भी करते रहे हैं। और हिमाचल में अगर इस संदर्भ में बात करें कि विधानसभा चुनाव होने हैं और ये जो बेरोजगारी का दर है, जो युवा है बहुत बड़े लेवल पे जो बेरोजगार हुए हैं, वो हिमाचल की जो एक सत्ता है उस सत्ता परिवर्तन में एक अहम रोल निभाते हैं। इसीलिए जो कांग्रेस है इसको जो एक बड़ा मुद्दा बनाकर बुनाने की इस वक्त फिराते हैं। जी नमस्कार। ठीक है, ये जो आगे लगातार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को अगर पुनाती है तो क्या विधानसभा चुनावों में कोई अच्छा कांग्रेस की ओर समर्थन मिल सकता है कांग्रेस को? और क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ी है जयराम ठाकुर की सरकार में, तो बीजेपी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रहे हैं कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो बेरोजगार एक 70 लाख की हमारी पूरी आबादी है और उसमें 14 लाख का एक बड़ा बेरोजगारी की जो आंकड़ा है वो एक बहुत बड़ी एक समस्या है और एक बहुत बड़ा जो युवा है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और ये बेरोजगारों की चुनौती सिर्फ युवाओं के सामने नहीं है, एक सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे उद्योग यहाँ पर जो बंद हो गए थे, उनमें जो काम करने वाले लोग थे, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। उन उद्योगों को दोबारा से पुनर्जीवित करना या इतने बड़े लेवल पे जो स्वदेश जो हिमाचल लौटे हैं लोग, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना जयराम सरकार के सामने गंभीर एक बड़ी चुनौती है। और इसी को जो है कांग्रेस वो भुनाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि हिमाचल में जो सत्ता परिवर्तन है वो कुछ फीसदी में 2 से 4% जो युवा है वो तय करते हैं। और ये युवा है इस वक्त जो बेरोजगार है, महंगाई की तो बड़ी समस्या है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों का कहना है, जैसे आम आदमी पार्टी इस वक्त आई है या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ दिनों पहले कुछ फ्री की घोषणाएं की थी कि हम बिजली निःशुल्क देंगे या पानी की जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल नहीं आएंगे, लेकिन लोगों का कहना है, युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें एक आजीविका चाहिए जिससे हम अपने जीवन एक खुशहाल तरीके से जी सके। तो ये बड़ी चुनौती है और हर संभव कोशिश जो कांग्रेस इसको भुनाने की करेगी और ये विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। ठीक है, विधानसभा चुनावों में काफी बड़ा ये मुद्दा हो सकता है। और अभी फिलहाल जो बेरोजगार युवा हैं उनका क्या कुछ अभी रुख है इस बढ़ती बेरोजगारी को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसमें सबसे ज्यादा युवा ही है जो इससे प्रभावित है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसमें जो अगर हम बेरोजगार यहाँ पे एक संगठन भी युवाओं ने बना रखा है और वो बेरोजगार जो संघ जो इन्होंने बना रखा है, उनका लगातार सरकार पर एक आरोप है कि वो पिछले दरवाजों से आउटसोर्स के जरिए जो भर्तियां कर रही है उनको नियमित करेगी, या जो सरकार है वो गंभीर नहीं है रोजगारों को युवा देने के लिए, वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को बार बार रोजगार देती है और युवा जो है इस सब का खामियाजा भुगत रहे हैं। वो चाहे टीजीटी हो, वो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, मेडिकल क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें तो हर क्षेत्र से युवा एक बहुत बड़ी संख्या में सरकार के सामने चुनौती है। और ये जो बेरोजगार युवा है इनका साफ तौर पे कहना है कि हम ऐसी सरकार चाहेंगे जो हमें भर्ती पद खोले, पद सृजित करे और जो खाली जो पद है उन पे आउटसोर्स के जरिए या पिछले दरवाजों से भर्तियां न करके हमें मौका दे। तो ये एक जो बेरोजगारों का जो एक युवाओं का जो एक यहाँ पे एक संगठन भी खड़ा हो चुका है, वो साफ तौर पर ऐसी सरकार चाहेगा या एक साफ तौर पर जो भाजपा सरकार है उसको कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो जो पद सृजित कर रही है उनको रोजगार नहीं दे पाती है। और जो कांग्रेस है उसका कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पिछले चोर दरवाजों से भर्तियां है या आउटसोर्स है उन सबको बंद करके जो नई जो भर्तियां हैं उनको खोला जाएगा और बेरोजगारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो हिमाचल के जो बेरोजगार हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से भी हिमाचल वापस लौटे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी रोजगार के जो अवसर है वो आने वाले दिनों में पैदा किए जाएंगे।
ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बिजली संकट की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 22,000 मेगावाट बिजली का एग्रीमेंट किया, लेकिन प्रदेश में जितनी खपत है उतनी बिजली भी नहीं आ रही है। जरूरत 12,000 मेगावाट की है और बिजली 10,000 मेगावाट की मिल रही है। 2,000 मेगावाट की कमी पूरी करने के लिए ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती की जा रही है। यह तब है जब प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली खपत भी नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में खपत 16,000 मेगावाट पर पहुंच जाती है, लेकिन इन दिनों गर्मियों का मौसम चल रहा है। बावजूद इसके बिजली कटौती धड़ल्ले से जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब नेताओं सहित ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ धरनेबाजी भी की जाने लगी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में किसानों के द्वारा विद्युत कार्यालय का घेराव करने के कुछ घंटों बाद वो धरने पर बैठे रहे, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में अंधेरा छाया होने के कारण कांग्रेस विधायक महेश परमार ग्रामीणों के साथ रात 12 बजे धरने पर बैठ गए और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने लगे। हालांकि प्रशासनिक अमले की समझाइश के बाद कांग्रेस विधायक ने धरना खत्म किया और धरना इस आश्वासन पर खत्म हुआ कि जल्द से जल्द बिजली की समस्या दूर होगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर लगातार बिजली कटौती की जा रही है और जिस तरीके से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है उसे को लेकर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं और उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है कि जल्द से जल्द बिजली की जो कटौती है उसको बंद किया जाए। 3 घंटे से लगातार पिछले 1 महीने से आए दिन बिजली चली जाती है। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र पे स्टेट हाईवे उज्जैन मक्सी रोड पे हम सब साथियों ने मिलकर, आम जनों के साथ, हमारे पार्टी के साथियों के साथ मिलकर हमने यहाँ चक्का जाम किया है। विद्युत मंडल के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना प्रशासन शासन के कोई जिम्मेदारी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में हमारे ग्रामीण जन, हमारे बुजुर्ग परेशान है, हमारी माता बहनें परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान है और इस समय शादी ब्याहों का समय चल रहा है और इस समय ऐसे समय में ये अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अभी हमारे सभी साथी, हम सब लोग यहाँ मिलकर चक्का जाम करके बैठे हैं। जब तक शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ आकर जवाबदारी नहीं लेंगे और सुचारू रूप से बिजली चले, इसलिए हम नेशनल ये स्टेट हाईवे बैठे हैं और सरकार को जगाने के लिए। हमारे बुजुर्ग परेशान है, आज 45 डिग्री तापमान है और लू चल रही है। ऐसे समय में हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे समय में विद्युत अघोषित विद्युत कटौती, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस तानाशाह सरकार और जो विद्युत मंडल और अन्य शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आंख मीच कर बैठे हैं एसी में, उनको जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोग तत्काल यहाँ पहुंचे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार बिजली कटौती की जा रही है और जनता इससे लगातार त्रस्त दिख रही है।
जी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 22,000 मेगावाट बिजली का वादा किया गया था कि 22,000 मेगावाट बिजली की पूर्ति की जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती चालू है उससे 11,000 मेगावाट भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है पूरे प्रदेश में। और यह बता दिया जा रहा है कि कोयले की कमी है। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा बोला गया कि मध्य प्रदेश में 12.5 रैक कोयले की जरूरत रहती है, लेकिन इन दिनों 8.6 रैक ही उपलब्ध हो पा रहा है कोयला, जिससे कि 15,600 मीट्रिक टन कम कोयला मिल रहा है। और इतना कम कोयला मिलने के कारण लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इस समस्या को लेकर दिल्ली भी गए हुए थे, लेकिन दिल्ली से भी उन्हें कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। और लगातार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह बता दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी होने के कारण बिजली की कटौती हो रही है। अगर बात की जाए नवंबर और दिसंबर की, तो नवंबर और दिसंबर में किसानों के द्वारा खेती की जाती है और खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर में 16,000 से ऊपर 16,000 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन इन दिनों 11,500 मेगावाट की भी खपत नहीं हो पा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ यही बता दिया जा रहा है कि कोयले की कमी है, जिस कारण से लगातार जनता परेशान है, ग्रामीण परेशान हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर बिजली कटौती को लेकर शिवराज सरकार पर हमला किया है। वहीं मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा भी शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा गया था पूर्व में कि मध्य प्रदेश सरकार की भाजपा जो सरकार है वह सिर्फ अच्छे दिनों का वादा की थी, अच्छी रातों का वादा नहीं की थी। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के द्वारा भाजपा पर व्यंग कसा गया है और साफ तौर पर प्रदेश सरकार को यह चेतावनी भी दी गई थी कि अगर जल्द से जल्द विद्युत समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसका निराकरण नहीं किया जाता तो आगे चलकर वह धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के अगर कई इलाकों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार ग्रामीणों के द्वारा, कांग्रेस विधायकों के द्वारा एवं अन्य वरिष्ठ समाज सेवियों के द्वारा विद्युत कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार अपनी मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन उस ओर सरकार का किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ सरकार एक ही बात बोल देती है कि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी है, जिस कारण से लगातार अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्कूलों में छात्र अब वेद, पुराण, उपनिषद और गीता भी पढ़ सकेंगे। प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के तहत इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति में ये स्पष्ट है कि राज्य की शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना है। सरकार भारतीय ज्ञान और परंपरा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले आम लोगों से इस पर सुझाव लेगी, जिससे कि अभिभावक भी जागरूक हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 2 मई को यानी आज विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में इस पर पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो एनईपी इस बार लागू हो रही है देश में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा होगी। हम स्थानीय लोक भाषाओं को भी उसमें जो है प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि इसी सत्र से अपने राज्य में एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। आजकल करिकुलम की तैयारियां चल रही हैं और मैंने ये कहा है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में, करिकुलम में ये व्यवस्था बनाएंगे कि
कि हमारा बच्चा जो है उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ेगा, यहाँ का भूगोल भी पढ़ेगा और वेद और उपनिषद और रामायण का जो है उसका भी समावेश जो है अपने हम करिकुलम में रखेंगे। लेकिन पहले हम पब्लिक डोमेन से सुझाव लिए जाएंगे और एनईपी में व्यवस्था दी गई है और मैं कह सकता हूँ कि हम एक अच्छा करिकुलम अपने राज्य में बनाने जा रहे हैं और कल इसकी बैठक भी हम लोगों ने रखी है और इसका ड्राफ्ट जो है कैबिनेट में जाके इसी सत्र जुलाई से हम एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तराखंड की कर रहे थे, जहां पर अलग अलग तरीके से तमाम जो शिक्षा है उसको लेकर अब विचार किया जा रहा है और नई शिक्षा प्रणाली में अब तमाम जो धार्मिक ग्रंथ है उनको स्कूलों में पढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब पाठ्यक्रम में विस्तार किया जाना है और अब उत्तराखंड ये पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ है वो स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। हाँ मुस्कान, देखिए बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम के इस दौर में जहाँ बच्चों पर अत्यधिक दबाव है यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई करने का, वहीं जहाँ उनको हर तरीके से यहाँ पर चीजें सिखाई जाती है, लेकिन जो भारतीय स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के पुराण, यहाँ के जो गीता के श्लोक, ये इन चीज की जानकारी नहीं होती है और उत्तराखंड इसमें अव्वल होने जा रहा है, क्योंकि एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसमें यहाँ पर गीता के श्लोकों को, वेद पुराणों को यहाँ पर शामिल करने की बात की जा रही है, स्कूल में पढ़ाने की बात की जा रही है। और देखिए मुस्कान, बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो भी फैसले लेती है उसमें निडर होकर फैसले लिए जाते हैं, जनता के पास जाया जाता है, जिससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जिस निर्णय से, वो उनके पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। और इसी को लेकर के इन पाठ्यक्रम में ये वेद पुराण को शामिल करने से पहले जनता के पास जाया जाएगा बीजेपी के द्वारा और यहाँ पर अभिभावकों से कहीं ना कहीं सुझाव लिए जाएंगे। उसको लेकर के यहाँ पर अधिकारियों के साथ आज शिक्षा मंत्री की बैठक भी है, निर्णय निकाला जाएगा जनता के पास किस तरह से जाना है, अभिभावक के पास किस तरह से जाना है और पाठ्यक्रम में किस क्लास के बच्चों से यहाँ पर ये पाठ्यक्रम में शुरुआत होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये होना है। इसको लेकर के यहाँ पर बैठक में चर्चा होनी है। ठीक है, आज की बैठक कब तक शुरू होगी और इसी को लेकर अभिभावकों का क्या कुछ रुख है, ये भी बताएं। बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आज जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनका बैठक होनी है और यहाँ पर करीब दिन में यहाँ पर जो बैठक की टाइमिंग को लेकर के अभी, क्योंकि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई कितने जोगी, लेकिन जो अंदेशा जताया जा रहा है कि दिन में यहाँ पर बैठक हो सकती है और इस बैठक में तमाम तरीके से यहाँ पर निर्णय लिए जाने हैं। पाठ्यक्रम में यहाँ पर शामिल करने को लेकर के ग्रंथों को और यहाँ पर गीता के जो श्लोक जो पढ़ाए जाएंगे, किस पाठ्यक्रम में कैसे लिया जाएगा, कौन सी क्लास में यहाँ पर पढ़ने को लेकर के हो सकता है और अभिभावक के बीच में सुझाव को लेकर कैसे जाया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जानी है। बैठक अहम इसलिए भी है मुस्कान, क्योंकि भाजपा की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। फुल बहुमत की सरकार है उत्तराखंड में, 43 विधायक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे पूछने की जरूरत है जो इससे प्रभावित होंगे, बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, अभिभावक को इससे राय लेनी है, तो उस पर कहीं ना कहीं जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये सारे फैसले आज यहाँ पर होने हैं बैठक के दौरान।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुंजवा मुठभेड़ और उसके बाद सिंदुड़ा में आईईडी बरामद होने से ये साबित हो गया है कि आतंकियों के मददगार ने जम्मू शहर और उसके बाहरी क्षेत्रों में ठिकाने बना लिए हैं। सीमा पार से घुसपैठ कर इस पार आए सुंजवा मुठभेड़ के दोनों आतंकियों को ओवरग्राउंड वर्कर शरीफ अहमद शेख ने सुंजवा स्थित अपने आवास में उन्हें पनाह दी थी और छुपा कर रखा था। शफीक किराएदार बनकर घर में रह रहा था और उसका पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन भी नहीं हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से दो आतंकियों को मारा गया, जिनको मारा गया सेना के द्वारा, उनके लिए अब ये बात सामने आ रही है कि वो वहीं पर स्थानीय जो निवासी है वो उन्हें पनाह दे रहे हैं। तो क्या यही समझ लिया जाए कि फिलहाल जम्मू में स्थितियां अभी और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले 2 जैश-ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद दौरे के बाद फिर आईडी मिली सुंजवा के इलाके में, और ऐसे में यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो आतंकी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं या अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने ठिकाने बना लिए हैं और जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और लगातार सीमा पार से जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, खास करके सांबा और आरएस बॉर्डर की बात करें तो उसके आसपास के इलाके में कई ऐसे नाले हैं और जहाँ पर आतंकी जो है बिल्कुल मुफ्त तरीके से घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको पनाह जो है वो मिल रही है। तो यही आशंका जताई जा रही है और ये भी सामने आया है कि जब सुंजवा मुठभेड़ हुई थी तो दोनों आतंकियों को ओवरग्राउंड वर्कर जो है शफीक अहमद शेख ने सुंजवा स्थित अपने घर में छुपा कर रखा था। तो ऐसे में ये चीजें सामने आ रही हैं और अब एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने एक नया कदम उठाया है। उसने कहा है कि जितने भी लोग किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है वो फिर से नए सिरे से करवाई जाए, क्योंकि कई ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर अगर यहाँ पर रह रहे हैं और अपना ठिकाना बना लिया है तो उनकी धरपकड़ जो है वो की जा सके और उनके ऊपर लगाम जो है वो लगाई जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू को दहलाया जाए, क्योंकि घाटी के अंदर लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। कोई भी अगर आतंकी सर उठाता है तो उसका फन उसी समय कुचल दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो उनका रुख जो है जम्मू की ओर हो रहा है। जम्मू को दहलाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। सीमा पार बैठे आतंकियों के आका भी अब अपनी रणनीति जो है वो बदल रहे हैं और जम्मू को टारगेट जो है वो करवा रहे हैं। जम्मू में बैठे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर लगाम लगाना जरूरी है और यही वजह है कि एसएसपी जम्मू ने अब जितने भी किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है वो करवाने की बात कही है। जी ठीक है, जो किराएदार है उनकी वेरिफिकेशन कराने की बात की गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शफीक है उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी। अभी क्या कोई आंकड़ा हमारे पास है सेना के पास कि कितने ऐसे लोग हैं जहां पर, क्योंकि आतंकी और ज्यादा छुपे हो सकते हैं इस तरीके से, तो कोई आंकड़ा सरकार द्वारा निकाला गया, सेना द्वारा निकाला गया कि कितने जो किराएदार हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया अभी तक? देखिए मुस्कान, अभी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जितने भी किराएदार हैं उनका सत्यापन जो है माल, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस बार बार यही कहती है कि जो भी आप कमरा किराए दें, खास करके मकान मालिक को ये बोला भी गया है कि आप उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होने के चलते जम्मू इस समय जो है खतरे के उस पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है और अब सत्यापन जो है उनका करवाया जाना कहीं ना कहीं उन आतंकियों के मददगारों के लिए एक काल साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से
सत्यापन नहीं हुआ है तो बड़े आराम से वो ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं वो आराम से उन्हीं इलाकों में रहते हैं और उनको उन आतंकियों को शरण भी देते हैं जिनको घुसपैठ करवाकर यहाँ लाया जाता है। और यहाँ से घुसपैठ करवाने के बाद उनको घाटी ले जाया जाता है या फिर जम्मू के अंदर ही उनको टारगेट दिया जाता है। लेकिन मकान मालिक जो हैं उनको भी सोचना होगा कि अगर जम्मू के अंदर हमें आतंकी हमलों को रोकना है तो सबसे पहले खुद ही जो किराएदार रखें उसका सत्यापन जो है वो पुलिस के द्वारा करवाएंगे। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।